नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम, कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम में हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्लास अपनी हो चुकी है, बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, बेसिक लेवल की क्लास थी। और आज से एक्चुअल 10th क्लास का मैथ से स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझते जाएंगे, बेसिक को समझते जाएंगे, उसके नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को नोट्स बनाना है। ठीक है, सर मुझे नोट्स दे दीजिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको कचरे में डाल देता हूँ, ये काम नहीं करना है। आपको अपने हाथ से नोट्स बनाना है, वही दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स होंगे। और एक कॉपी बनाना आपको प्रैक्टिस के लिए। नोट्स में आ गए, क्वेश्चन आ गए, समझ में आ गया, उसकी खुद को बना के देखना है, बिना देखे बना के देखना है। और जब क्वेश्चन बन जाए तो आप समझ लेना कि समझ में आ गया हमें। और क्वेश्चन न बने तो आपको फिर से नोट्स को रीड करना है और फिर से प्रैक्टिस करना है। बस ये काम करोगे आप 100%, एक गारंटी है, 100% कवर करेंगे। और 100% के लिए हम काम करेंगे। 100 में से 100 नंबर आपको मैथ्स में कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको प्रॉपर, अभी हमारे पास में बहुत टाइम है, उस टाइम का सही उपयोग करते हुए चलना है। ठीक है, बात रही कि सर हमें तो हमारा बेसिक कमजोर है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इतने सालों से 11 साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। इंडिया के हर कोने से बच्चा पढ़ रहा, लाखों बच्चों ने पढ़ाई की है। कई बच्चों के जो कि मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था और 100 में से 100 मार्क्स लेके आए और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बन गया बच्चों का। ऐसे कई सारे बच्चों की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और आप भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं MSc MPhil मैथ्स से किया है, मैंने HR से MBA किया है, BTech और MTech मेरा कंप्यूटर साइंस से है। और एक्सपीरियंस 21 साल से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और वही आपको अनुभव मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और 11 साल से मैं ऑनलाइन के क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ और इसमें लाखों बच्चे ऑनलाइन में मेरे से पढ़ चुके हैं और सफल भी है अपने अपने क्षेत्र में। और कई बच्चों ने मैथ्स में करियर बनाया भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टीच टेक की प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो टीच टेक की एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, उसमें पूरा कंप्लीट 100% सिलेबस आपको मिल जाता है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, पूरा कंप्लीट वहाँ पर सिलेबस मिलता है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, जीरो लेवल से का मतलब ऐसा नहीं कि जीरो से तो मतलब अपन जा ही नहीं रहे ऊपर, अरे एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे भैया मेरे। हाँ चलिए ठीक है, पहले चैप्टर का नाम सभी लोग जानते ही है, अगर बुक खरीद ली है तो। और नहीं खरीदी तो अब जान लो कि पहला चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्या है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। और ऐसा नहीं है कि वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पहले से जानते नहीं है, 9th क्लास में जाना था वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर भी हम जानेंगे। और ठीक है, पिछली क्लास भी हमने इस बेस पर ली थी। पहले बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नए सिलेबस के हिसाब से हट चुका है। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ेंगे, जो हट गया तो नहीं पढ़ेंगे। और फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो एप्लीकेशन में ये भी मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए अगर पढ़ना है तो। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये हमारे सिलेबस में है। और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये भी हमारे सिलेबस में है। और ये भी हट गया है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारणों का पुनर्भ्रमण। मैंने स्लाइड में इसलिए रखा है ताकि पता चले कि भैया इतना सिलेबस हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब हमारे सीनियर थे, वो ये सब पढ़ते थे और फिर भी 100% स्कोर करते थे। हमारे पास में तो सिलेबस ही अब कम है, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सारांश, पूरे चैप्टर का एक सारांश करेंगे। और मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। इसके बाद और एक पोर्शन आता है MCQ। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यहां पर यह आ रही है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस आधार पर आपकी एक प्रश्नावली मिलेगी। देखिए ये वाली जो है ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय 1.1, मतलब पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली। और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पर मिलेगी आपको 1.2, मतलब पहले चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली। ठीक है,
जिसमें से पहला टॉपिक है हमारा, इस प्रश्नावली को हमें कवर करना है 1.1 एक्सरसाइज को, और उसकी हेडिंग है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलना चाहती है, पहले इस बात को समझना जरूरी है, फिर उसके बाद में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या क्या होती है भाई? वास्तविक संख्या, अरे वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में होती है, ऐसी संख्या है। कितने बढ़िया बढ़िया नाम है, जो वास्तव में होती है उन संख्याओं को वास्तविक संख्या, लेकिन ऐसी परिभाषा नहीं देंगे हम, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को मैं दो कैटेगरी में विभाजित करता हूं। या तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या ये हो सकती है, या तो फिर अपरिमेय संख्या हो सकती है। कौन सी? अपरिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या हो सकती है या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। आई क्या बात समझ में? इसको रेशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, रेशनल नंबर्स, और इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, इरेशनल नंबर्स। तो दो कैटेगरी में हमने इसको विभाजित किया। दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या को उठा लो आप, वो तो या तो अपरिमेय संख्या होगी या तो फिर परिमेय संख्या होगी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। कई बच्चे बोलते नहीं होती है ना सर प्राकृत संख्या। हाँ, प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाती है। क्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। परिमेय संख्या प्राकृत संख्या के रूप में भी हो सकती है, संख्या है जिसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, और एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या है जिसको होल नंबर से, डब्ल्यू से, होल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है और डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये बातें हमने पिछली क्लास में, अभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक हो सकती है, पूर्णांक मतलब इसको इंटीजर बोला जाता है या जेड से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो रेशनल नंबर है उसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और इरेशनल नंबर को टी या एस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर को टी या एस से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये सारे चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए। पुनः हम आगे की बात करेंगे। तो जो पूर्णांक होता है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, तो आप ये मत समझना कि सर ये इतना फास्ट करेंगे, आपने तो नोट ही नहीं कराया। भैया, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें पूरा सब सिस्टमेटिक मैंने कराया है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। वहां विस्तार पूर्वक मैंने ये सारी बातें समझाई है। चूंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा, क्लास 10 स्टार्ट हो रही है, तो एक बार अपना वार्म अप हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये सारी चीजें एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। पूर्णांक जो होता है, पुनः इसको चार कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये सब इसलिए लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे नाम दिए जाते, भाई ये और ऋणात्मक पूर्णांक है, अधनात्मक पूर्णांक है, ऐसे शब्दावली का उपयोग करते हैं। हम वहीं पर अटक जाते हैं। सर हमें सब मालूम है ये अधनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ये सारी बातें नहीं मालूम, तो बात रुकना नहीं चाहिए, गाड़ी अपनी रुकना नहीं चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अब याद रखना ये होते क्या है, ये होते क्या है। मुझे एक बात बताइए, पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ये तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। हाँ,
पूर्ण संख्या भी होती है और इसी के ऋणात्मक रूप भी होते हैं। -1, -2, -3, -4 डैश 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 इनफाइनाइट तक कभी खत्म नहीं होगा और उधर भी कभी खत्म नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? ये होते हैं पूर्णांक, इन्हीं को बोला जाता है पूर्णांक। क्लियर? याद रहेगा। ये जो संख्याएं है इसको आई से भी प्रदर्शित किया जाता है या तो जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो सर दो दो सिंबल, इसके दो दो चिन्ह, हाँ दो दो चिन्ह है। तो फिर ज़्यादा किससे प्रदर्शित करते हैं? कभी आई से करते कि जेड से? उनकी जो इच्छा हो गई उससे करते हैं। दोनों प्रसिद्ध है, दोनों पॉपुलर है, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो उससे आप प्रदर्शित कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर जेड बोला तो जेड से करो, क्वेश्चन में आई से प्रदर्शित किया तो आई बोलो, ठीक है ना? ऐसा पूर्णांक 4 प्रकार से हो सकते हैं। अब इसमें कोई रटने या ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। मुझे एक बात बताओ कि 0 जो है, शून्य, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न तो धनात्मक की कैटेगरी में आता है ये और न ही ऋणात्मक की कैटेगरी में आता है। आई बात समझ में? याद रखना, शून्य न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है, ये न्यूट्रल है, निष्क्रिय है। इसमें कोई धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला? अधनात्मक पूर्णांक। आपको मालूम है क्या कि किसी भी शब्द के सामने अगर अ लग जाता तो उसका मतलब नहीं होता है ना। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक का मतलब देखिए यहां से इधर ये धनात्मक है ना, तो अधनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? अधनात्मक। जो धनात्मक नहीं है तो शून्य भी तो धनात्मक, और ये सारी संख्या अधनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखी जाती है। जब भी आपको बोला जाए अधनात्मक पूर्णांक तो याद रखना 0, -1, -2, -3, -4 और इनफाइनाइट तक, ऋणात्मक तक। अब अगर मैं बोलूंगा कि अऋणात्मक पूर्णांक बताओ, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इसको छोड़कर सारी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली संख्या। आ गई क्या बात समझ में? अब अगली धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, क्लियर बोला है भैया? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक कौन से है? 0 आएगा क्या उसमें? नहीं, अरे 0 धनात्मक थोड़ी है, वो तो निष्क्रिय है। तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा ये वाला। अब बोला ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक वाला ले। अरे नाम ही तो क्लियर है ना, जैसा नाम वैसे ही काम। मैथ्स को अगर आपने नाम से अगर कनेक्ट कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपको अलग से दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। खुद इसके शब्द जो है, शब्द ही खुद उसकी परिभाषा बन जाती है ना? शब्दों में ही परिभाषा छुपी रहती है। चलिए ठीक है, आपको परिमेय संख्या क्या होती है विस्तार पूर्वक मालूम होना चाहिए। अपरिमेय संख्या कैसी होती है विस्तार पूर्वक मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो आप 9th क्लास का पहला चैप्टर YouTube पर डला हुआ है, ठीक है? YouTube पर डला हुआ है, पूरा बेसिक लेवल से है। उसके शुरू के 2-3 वीडियो देख लेना आप। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत ही बिल्कुल 0 लेवल से आपको मिलने वाला है। आप वो सारे वीडियो अगर 5th क्लास का भी बच्चा देख लेगा उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो 9th क्लास का जो बेसिक वाला YouTube पर डला हुआ है, फ्री है, उसके शुरू से आप 3-4 वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा इतने में। और मैंने ये वाली बातें पिछले वीडियो में भी बताई है, लेकिन वो 9th क्लास वाले हैं उसमें ज़्यादा विस्तार पूर्वक है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हम। इसको आपने नोट कर लिया ऐसा मैं मान रहा हूँ, और मैंने फिर बता दूं कि आपको नोट्स बनते हुए जाना है, सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है ये। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम समझते हैं, ठीक है ना? अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कुछ शब्दावली का उपयोग किया गया है, और उन शब्दावली को अगर हम पहले प्रॉपर तरीके से समझ ले तो इस प्रमेय को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में है हमारे और एग्जाम में आना तय है, ठीक है?
इस पर आधारित प्रश्न या प्रमेय, ये एग्जाम में आता ही आता है। क्यों? क्योंकि दो ही प्रश्नावली है और दोनों प्रश्नावली से प्रश्न आना है, बस सिंपल सा काम है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पूछी जा सकती है, ठीक है ना, कई बार पूछते भी है। ठीक, चलिए, कहने का मतलब अगर इस बेस को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आपका काम यहाँ कुछ ना कुछ आपको मार्क्स यहाँ से मिलना ही मिलना है, ये तय है। ठीक है, चलिए, ओके। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना पड़ेगा। चलिए, मैं पहले अभाज्य संख्या लिखता हूं। मैं अभाज्य संख्याएं और दूसरी है भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ये दो कैटेगरी में मैंने संख्याओं को विभाजित कर दिया अलग अलग। अब मैं गिनती लिखना चालू करता हूं, देखना कैसी गिनती लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ संख्याएं मैंने उस साइड लिखी है और कुछ संख्याएं इस साइड लिखी। ठीक है, ये काम मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन फिर भी और एक बार समझेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 इधर लिखा, 2 3 इधर लिखा, 4 उधर लिखा, 5 6 7 8 9 10 ऐसा अलग अलग लिख दिया। अब आप बताइए मुझे कि इन संख्याओं की प्रवृत्ति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो आप बोलेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा ये 2 बताओ किसके किसके पहाड़े में आता है, 2 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो आप बोलोगे कि ये 1 के और खुद के ही पहाड़े में आता है, इसके अलावा कहीं पर नहीं आता है। 3 किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है, तो 1 और 3 के टेबल में आता है बस। 5 किसके टेबल में आता है, 1 और 5 के टेबल में आता है, इसके अतिरिक्त किसी भी टेबल में ये 5 नहीं आता है। 7, अरे पहाड़े तो याद है ना आपको, 7 कौन से पहाड़े में आता है, किसी भी पहाड़े में नहीं आता, केवल 1 के और 7 के ही पहाड़े में आता है, 1 के और 7 के ही पहाड़े में आता है। 11 केवल 1 और 11 के ही टेबल में आता है। 13 केवल 1 और 13 के ही टेबल में आता है। मतलब ये वाली संख्या ऐसी संख्या है जो केवल खुद से विभाजित हो सकती है, खुद से विभाजित हो सकती है और केवल 1 से हो सकती है, बस इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल स्वयं, या ऐसा भी बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती है। अब इनमें से कोई भी संख्या उठा लो आप, जैसे मैंने 4 लिया, 4 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के भी आता है, 2 के भी आता है और 4 के भी टेबल में आता है। मतलब 1 और स्वयं के अतिरिक्त और 2 से भी विभाजित हो रहा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 किसके किसके टेबल, 10 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 से भी विभाजित हो सकती है, 2 से भी, 5 से और खुद स्वयं 10 से भी विभाजित हो सकती है। मतलब 1 और 10 के अतिरिक्त और अन्य से यह संख्या क्या है, विभाज्य है। स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, 1 को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे कि अभाज्य बोलेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बताओ किससे विभाजित हो रही है, केवल 1 से हो रही है। किससे, केवल 1 से, 1 के अतिरिक्त किसी से विभाजित ही नहीं हो रही है। तो न तो इसके जैसा नेचर है इसका, है क्या इसके जैसा, ये तो खुद से भी होती है और 1 से भी होती है, और ये खुद से भी और 1 से भी होती है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य होती है। लेकिन 1 जो है वो केवल खुद से ही होती है और खुद ही 1 भी तो है, तो इसका थोड़ा सा नेचर अलग है। तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जो 1 है ना, वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को कई बार हिंदी में भी या इंग्लिश में भी बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में।
तो आपको ये इंग्लिश के जो वर्ड मैं लिख देता हूँ ना बीच बीच में, तो आपको अपने नोट्स में शामिल करना है, ठीक है, और अभी से प्रैक्टिस करना है। छोटी क्लास से ही अगर हम ऐसे शब्दावली का उपयोग करेंगे, क्योंकि भविष्य में ज़्यादातर कोर्स जो होते हैं, है ना, वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। और मैं आपको फिर और एक बात बता दूँ, इंग्लिश मीडियम में आपको मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी ज़्यादा अवेलेबल होती है। जैसे आप आईआईटी की कोचिंग करोगे, भविष्य में आप आईआईटी की तैयारी करोगे या नीट की तैयारी करोगे या कोई बड़ा ऐसा कोर्स करेंगे, कॉलेज लेवल की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के कॉलेज होते हैं, है ना, और हिंदी मीडियम में हायर स्टडी बहुत कम होती है। तो आपको ओवरऑल आगे चल के इंग्लिश मीडियम ही लेना है, तो आपको ये शब्दावली तो आगे चल के ईजी होगा। अभी थोड़ी थोड़े इंग्लिश वर्ड का कलेक्शन करते हुए चलो, ठीक है, ठीक है। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोला जाता है और अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया था पहले। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अगर आपसे प्राइम नंबर बोला जाए तो आप समझ जाना कि जो ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसा ये नोट कर लेना आप अच्छे से। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है? आपके पास दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोल दिया यहां पर, इस बात को समझो जरा। और ये जो लिखा जाता है ये अद्वितीय होता है, इस बात को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 10th क्लास का मामला है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। भाज्य जो संख्या है ना, कोई भी, ये वाली है ना भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इनमें से मैं कोई भी एक संख्या उठा लेता हूं। क्या बोला है? भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है और यह अद्वितीय होता है। ये भी बात करूंगा मैं, अद्वितीय होता है। ये क्या होता है? अद्वितीय, मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे देखिए आप, कौन सा उठाऊं मैं, इसमें से कोई भी एक उठा लेता हूं। जैसे 12 है, 12 क्या है? भाज्य संख्या है, हाँ है भाज्य संख्या। 12 को क्या करो आप, इसके गुणनखंड करो। 12 किससे विभाजित हो रहा? 2 से हो रहा। अच्छा सुनो, विभाजित किससे करना है? अभाज्य संख्याओं से ही करना है। आपको इसमें भाग जो देना है, 2 का देना है, 3 का देना है, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का। पहले शुरुआत से भाग देते हुए जाना है। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 3 का देना है, 3 का भी नहीं जाएगा तो फिर 5 का देना है, 5 का भी नहीं जाएगा तो 7 का देना है। क्रमबद्ध देना है, इधर से आगे की ओर ऐसा बढ़ते हुए जाएंगे। 2 से विभाजित हो रहे तो 2 छके 12, हाँ बिल्कुल सही है। 2 तिया 6 और 3 का 3, मतलब 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 के गुणनखंड किए तो 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 3। देखिए क्या बोला मैंने, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए आपके पास में जो संख्या मिली है, आपके पास जो संख्या मिली है वो कैसी संख्या है? 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। अब ध्यान से समझना, अगर मान लिया जाए यहां पर मेरे पास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला कि बेटा एक काम करो, ये जो 12 है ना, इसके गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड कर लो, और गुणनखंड करने के बाद में उसको गुणनफल के रूप में लिख लो। तो सारे बच्चे ऐसा ही लिखेंगे ना। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा लिख दे 3 गुणित 2 गुणित 2, कोई बच्चा हो सकता है कि 12 को ऐसा लिख दे 2 गुणित 3 गुणित 2। अलग अलग क्रम में लिख सकते, क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन सबका मतलब तो एक ही है ना। यहां पर देखिए 2 बार 2 आया,
यहाँ पर भी 2 ही बार 2 आया और यहाँ पर भी 2 ही बार 2 आया, यहाँ 3 एक बार आया, यहाँ पर भी 3 एक बार आया, यहाँ पर भी 3 एक बार आया। आई क्या बात समझ में? तो सबके आंसर तो एक जैसे है ना कि अलग है, किसी का भी आंसर अलग नहीं है। क्रम इधर उधर हो सकता है, हाँ क्रम इधर उधर हो सकता है। अब आप इसकी परिभाषा अगर पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ। अब डेफिनेशन ऐसे लगेगा कि कुछ बचा ही नहीं डेफिनेशन में। अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और यह क्या होता है, अद्वितीय होता है, क्रम को छोड़कर। इसके जो क्रम इधर उधर हो सकते हैं, क्रम कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे हैं 100 कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, मैं सबको सही बोलूंगा, सबने सही लिखा है, किसी क्रम इधर उधर है। अब देखना, आप बोलोगे कि सर आपने क्या बोला था कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। आपने बोला था कि 12 को विभाजित करो, किसको विभाजित करो, 12 को, 12 को विभाजित करो। तो मैं तो क्या करता हूं, 4 से विभाजित कर देता हूं, 4 तिया 12, और 3 से विभाजित कर दिया, 3 का 3, और मैं 12 को लिख सकता हूं 12 बराबर से 4 गुणित 3। ऐसा अगर कोई बच्चा सोच रहा है, मैंने क्या बोला, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुण, ये भी अभाज्य संख्या है, देखो ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे कि सर ये तो भाज्य संख्या है, ये आप बोल रहे कि अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। भैया मेरे, आपको क्या करना है, भाज्य संख्या से विभाजित करना ही नहीं है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करना है, सबसे छोटी, यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। कहां से? पहले आपको 2 से ही विभाजित करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 से ही करना है। अभी भी 2 से विभाजित हो रहा क्या? हाँ 2 से विभाजित हो रहा, तो 2 तिया 6। अब 2 से विभाजित हो रहा क्या? नहीं, तो इसको क्रॉस कर दिया। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, पहले 3 से विभाजित करके देखना है। किससे? पहले 3 से विभाजित करके देखना है। तो 3 से हो रही क्या? हाँ हो रही, बस हो गया। अब एक तो न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, तो आपको इन्हीं से विभाजित करना है, इनसे नहीं करना है विभाजित। क्लियर? कितना आसान काम है, कोई भी समझ लेगा नहीं। ये वाली बातें नोट करना, आप ये बातें नोट करना, और जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है उसका सारांश रूप है ये, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको कैसा लिखना है एग्जाम में वो मैं बताता हूं। आपको ऐसा प्रॉपर लिखना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। यही तो चीज लिखी थी मैंने, यही लिखी थी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इतनी बात की ना अभी तक। हाँ। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाला क्रम इधर उधर हो सकता है, आने वाला क्रम इधर उधर हो सकता है। जैसे मैंने पहले 2-2 लिख दिया फिर 3 लिखा, किसी ने पहले 3 लिख दिया फिर 2-2 लिख दिया, किसी ने पहले 2 लिखा फिर 3 लिखा फिर 2 लिखा। इसका आने वाला क्रम इधर उधर हो सकता है ना, लेकिन ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। अरे अद्वितीय मतलब ये फिक्स है भैया, 2 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 1 बार 3 आया, सब जगह 1 बार 3 आया, ये इसी को बोला जाता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है। आने वाले क्रम के बिना यह क्या होता है, अद्वितीय होता है। इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ क्यों रहे हम, क्यों पढ़ रहे हैं? मजा आ रहा क्या? कि अरे आप बोलोगे कि सर हमारे बुक में लिखा है और हमारे परीक्षा में आएगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बात भी सही है,
लेकिन मैं आपको बता दूं ना कि 9th-10th क्लास में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, अरे कोई भी क्लास का मैथ्स हो, जो आपको जीवन में काम नहीं आएगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। सारे चैप्टर आपको लाइफ में काम आने वाले हैं। तो फिर ये कहाँ पर काम आएगा? तो आप इस प्रमेय के द्वारा, इस प्रमेय को की मदद से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, आपको मालूम है कि एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। मसप भी बोलते समापवर्त्य, ठीक है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं इसी बात को। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये है क्या चीज, ये होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? तो आप बोलोगे कि सर नहीं, मुझे मालूम है एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मुझे मालूम है ना। ये तो हमने खूब 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए ऐसे, बिल्कुल किए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन क्यों किए, मैं आपको बता दूं कि जब वर्ड प्रॉब्लम आती है, जब पूछा जाता है, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि एचसीएफ निकाले इसका कि एलसीएम निकाले। ये बातें समझ में नहीं आती। क्या प्रश्न बोलना क्या चाह रहा? वो नहीं बोलेगा डायरेक्टर कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, वो बोलेगा कि यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर उतने आम है, यहाँ पर इतने आम हैं, और ऐसा ऐसा कर दिया जाए, इनको ऐसा ऐसा जमा दिया जाए, तो बताओ कि एक लाइन में कितने आम आएंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कब एलसीएम लिया जाए और एक कब एचसीएफ लिया जाए, ये आम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। हमें यही समझ में नहीं आता कि कब एचसीएफ लिया जाए, कब एलसीएम लिया जाए। आपको मान लिया जाए दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, मैं ए और बी लिख देता हूं। अब आप ये मत समझना ए और बी कोई संख्याएं होती क्या। अरे ए की जगह आपकी कोई इच्छा हुई, बी की जगह कोई इच्छा हुई कि कोई भी संख्या रख दी मैंने यहाँ पर। एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, कोई धनात्मक संख्या है, दोनों, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ऐसी संख्या, देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा बताओ, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऐसा लगे कि वो ये जानना चाह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ। फिर से और एक बार, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको इससे भी विभाजित किया जा सकता है, इससे भी विभाजित किया जा सकता है। तो फिर एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आई बात समझ में? ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको इस संख्या से भी विभाजित किया जा सकता, इस संख्या से भी विभाजित किया जा सकता। तो वो संख्या कौन सी है? तो उस केस में आपको क्या निकालना है? एलसीएम। और अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इसको भी विभाजित किया जा सकता, इसको भी विभाजित किया जा सकता, तो महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसको। नहीं आया समझ में? प्रश्न को पढ़ने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि प्रश्न ये बोलना चाह रहा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना, प्रश्न को घुमाया जाएगा और अभी जब प्रश्न करेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे उस संख्या से इसको भी विभाजित किया जा सकता है, इसको भी विभाजित किया जा सकता है, तब ये निकालेंगे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको ये भी विभाजित कर सके, ये भी विभाजित कर सके, उल्टा, तो ये एलसीएम निकालेंगे। आई बात समझ में?
और अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ना, उससे आप दोनों ही निकाल सकते हैं, दोनों ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बस यही इस पहली प्रश्नावली की थीम है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास पर जाए तो मेरे ख्याल से कार्ल फ्रेंडिस गास, इनकी फोटो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। देखी क्या? अरे कहीं ना कहीं देखी होगी, इससे पहले भी, हाँ या ना? हाँ देखी होगी। 9th क्लास में भी इनकी फ़ोटो आई थी, है ना, और इससे पहले भी आई थी, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़े गणितज्ञ भी है और मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट भी है, वैज्ञानिक भी है और गणितज्ञ भी है। आई बात समझ में? और इनकी बहुत सारी खोजें गणित में भी है और विज्ञान में भी है, बहुत सारी खोजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको गणित का राजकुमार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गणित का राजकुमार। 10th क्लास में एक चैप्टर है, 10th में ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है, और वो है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो अगर ये नहीं होते तो शायद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनता। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि सर और भी तो गणितज्ञ थे। हाँ हो सकता था, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इनने पहले सोचा, थोड़ा सा हो सकता था कि बाद में दूसरे गणितज्ञ सोचते। तो एक बहुत बढ़िया चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वो इन्होंने 16 साल की उम्र में सोच लिया था वो सारी चीज़ें। इनकी 16 साल की उम्र थी, हैं। तो बहुत बड़े कार्ल फ्रेंडिस गॉस, ठीक है, 18वीं सदी के गणितज्ञ है, ठीक है। उनको गणित का राजकुमार भी बोला जाता है। चलो ठीक है, याद रखना भाई ये बात, गणित का राजकुमार किसको बोला जाता है? कार्ल गास फ्रेंडिस, ठीक है, या कार्ल फ्रेंडिस गास भी बोलते। आप कार्ल फ्रेंडिस भी बोलोगे काम चलेगा, गास भी बोलोगे चलेगा, और फ्रेंडिस गास भी बोलोगे चलेगा, ठीक है ना। ये तीनों के नाम से, गास के भी नाम से फेमस है, कार्ल फ्रेंडिस गास के भी नाम से, और पूरा भी नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। 9th क्लास में आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। इन्होंने अपनी बुक में 14 नंबर का एक साध्य था, एक बुक लिखी थी इन्होंने, 14 नंबर का साध्य था। उस साध्य में ये इसकी एक लिख चुके थे ये कि ऐसा होता है कि भैया कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा उन्होंने लिख दिया था। लेकिन इसका प्रमाण इन्होंने किया था, प्रूफ, उत्पत्ति होता ना, जैसे मैंने कोई काम किया और अभी पढ़ा ही रहा हूँ मैं, है ना, कोई चीज़ आपको समझ में आ गई तो कोई बच्चा उसके आगे का सोचने लगता है, उतना तो पढ़ लिया ना, उसके आगे का सोचने लगता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, फिर टीचर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। आजकल के बच्चे तो बड़े टैलेंटेड होते हैं, आधुनिक युग के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो यही काम इन्होंने किया था, इन्होंने इसको प्रूफ किया था, प्रमाण के साथ में प्रूफ किया था। सबसे पहले कार्ल गास फ्रेंडिस ने क्या किया था, अपनी कृति में डिस्कवरी ऑफ अरिथमेटिक नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसकी उत्पत्ति दी थी। उत्पत्ति मतलब समझते हो इन्हें, पूरा प्रूफ करना, कोई प्रमेय है, प्रमेय को प्रूफ करना, वही उत्पत्ति है। और कार्ल फ्रेंडिस गास को गणित का राजकुमार भी बोला जाता है। और अगर हम 3 साइंटिस्ट की बात करें तो गास, फ्रेंडिस, न्यूटन और आर्किमिडीज, ये 3 का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होते जाएगी, 11th 12th में पढ़ेंगे तो इनके खूब नाम सुनने को मिलेगी कि ये न्यूटन ने किया, ये आर्किमिडीज ने किया, गास ने किया, ये आर्यभट्ट ने किया, ठीक है, ये वराह महिर ने किया। भारतीय गणितज्ञ भी बहुत महान थे, इनकी कृतियों को दबा दिया गया, जला दिया गया है और विलोपित हो गई इनकी कृतियाँ। कई सारे काम इंडियन मैथमेटिशियन ने किए और उसका श्रेय विदेशी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट को गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, ठीक है। लेकिन अभी अपन ऐसा ही मान लेते हैं, ठीक है, जो सब मान रहे हो ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन कहीं से भी किसी भी एंगल से कम नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये वाली बातें क्लियर हो गई। एलसीएम कब निकाला जाता है? जब आपको ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिससे इससे भी विभाजित किया जा सकता है, इसको इससे भी विभाजित, दोनों संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। एचसीएफ कब निकालते हैं? जब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें जिसको इससे भी विभाजित किया, इससे उसको भी विभाजित किया जा सकता है, इसको भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एक उदाहरण दे दो आप। बिल्कुल सही बात है, आप उदाहरण दे दो कब एलसीएम निकालेंगे और कब एचसीएफ निकालेंगे। तो उदाहरण की जरूरत नहीं, अभी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ रहे हैं, उसी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण दे ही देता हूँ मैं, है ना, तो उससे पूरी बातें क्लियर ही हो जाएगी। देखिए, 2 पेट्रोल के टैंक है। आपने देखा पेट्रोल का के बड़े बड़े टैंक होते हैं, है ना, ट्रक के ऊपर लाद के ले जाते हैं। एक बड़ा टैंक है और एक छोटा टैंक है ना, ऑयल के टैंक है। इसमें ज़्यादा तेल है और इसमें कम तेल है। ठीक, मुझे क्या करना है, वो जो लीटर वाला माप आता ना, उस लीटर वाले माप से इसको भी मापना है और इसको भी मापना है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि इसमें 5000 लीटर ऑयल है। कितना? 5000 लीटर ऑयल है और इसमें 2000 लीटर ऑयल है। मुझे ऐसे माप लेना है कि मैं एक ही माप लूंगा, मैं ऐसा माप, बड़े से बड़ा माप लेना है जो इस टैंक का एक एक करके अगर मापूंगा तो इस टैंक का भी पूरी तरीके से माप लूँ और इसको भी पूरे तरीके से माप लूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बड़े से बड़ा माप चाहिए तो मैं एचसीएफ निकालूंगा दोनों का, हाईएस्ट। अरे बड़े से बड़ा, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, ऐसे बड़े से बड़ा माप चाहिए जो इसको भी माप सके और इसको भी माप सके। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखना, एचसीएफ वाली बात आपको समझ में आ गई। अब एलसीएम कब करेंगे? तो मुझे ऐसे छोटे से छोटा टैंक चाहिए जिस टैंक को, ये ट्रक आया इसको भर दिया, फिर और डाला इससे भर दिया, कुछ इस ट्रक से भी भर दिया, तो दोनों मिला के इसको भर सके, फुल भर सके, ना तो खाली रहे ना तो मुझे क्या चाहिए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए, ऐसे छोटे से छोटा टैंक चाहिए जो ये भी इसको डिवाइड कर सके और ये भी इसको डिवाइड कर सके। तब क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे। अब मेरे ख्याल से कुछ बातें, पूरी तरीके से तो बातें समझ में नहीं आएगी और मैं समझाना भी नहीं चाह रहा हूँ, और उदाहरण देके, ठीक है, ऐसे कई सारे उदाहरण के डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा यह है कि एलसीएम और एचसीएफ इस विधि से कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ इस विधि से कैसे निकाला जाएगा। आपको 2 संख्याएं दी जाएगी, ए और बी। क्या दी जाएगी, ए और बी, 2 संख्याएं दी जाएगी। अभी दिखेगी आपको 2 संख्याएं, देखिए ये तो अलग है क्वेश्चन, ये 2 संख्याएं दिख रही है यहाँ पर, ये 2 संख्याएं दी गई, ये 2 संख्याएं दिख रही, 3 संख्या भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, आई बात समझ में। ये 2 संख्याएं दी जाएगी, 3 भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर 3 संख्याएं दी है, यहाँ 3 दी है, यहाँ पर भी 3 दी है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझ लो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बेसिक ही तो होता है। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं दी जाएगी और इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो आप क्या करो, ये संख्या और बी संख्या, इसके भी गुणनखंड ले लो आप। कौन से, अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड ले रहा है आपको, अभाज्य गुणनखंड। और ये जो है दूसरी संख्या, इसके भी अभाज्य गुणनखंड बना दो। कितना आसान काम है, ये बात समझ लो आप, कितना आसान काम है। कोई भी 2 संख्या है, ए है और बी है। आप बोलोगे कि सर ये कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करना ही है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो।
इसके भी अभाज्य गुणनखंड करना है और इसके भी अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे उसकी टेंशन मत लेना आप। हाँ, अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है, HCF। तो इन संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। क्या बोला है? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य। जैसे चलो मैं एक उदाहरण बता देता हूं। मान लिया जाए यहां पर 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 और यहां पर है 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 3। भाई कोई संख्या थी मेरे पास, कितना हो गया 8, 8 तिया 24, 24 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, चलो रहने दो उसको, है ना। ऐसी कोई संख्या थी और उसके मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, और ऐसी एक अभाज्य संख्या थी जिसके मैंने गुणनखंड कर दिए। अब आपको HCF निकालना है ना, तो क्या काम करना है, ऐसे गुणनखंड देखना है। चलो और एक लिख देता हूं मैं, इसमें 7 भी लिख देता हूं और इसमें 11 भी लिख देता हूं, ऐसा कर देता हूं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, HCF लेना है। तो आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ देखना पड़ेगा इनमें से। उभयनिष्ठ जानते हैं क्या, जो इसमें भी है और इसमें भी है। कौन है इसमें, दोनों में? देखिए ये दोनों में है ना, हाँ दोनों में है। तो इसकी क्या करना है, न्यूनतम घात को लिखना है आपको। अरे जो दोनों में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, आधार में देखना है आपको। ये आधार है और एक घात है, ये आधार है और एक घात है। 2 अभाज्य गुणनखंड इसमें भी है, 2 अभाज्य गुणनखंड इसमें भी है। जो दोनों में रहेगा उसकी न्यूनतम घात को देखना है आपको। बोला है ना, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ होना चाहिए मतलब दोनों में होना चाहिए। 3 दोनों में है क्या, हाँ 3 भी है भैया दोनों में। यहां पर 3 की घात कितनी है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, ये तो सबको मालूम है ये ना। किसी की घात अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहां पर 2 है। दोनों में जो जिसकी कम घात होगी ना उसको लिखना है। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, उभयनिष्ठ है ना, हाँ। तो जो कम घात है उसको लिखना है। दोनों के उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना जरूरी है, और उसकी न्यूनतम घात को लिखना है। अब देखना 7 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं, तो इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना आपको। 11 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं, तो उसको छोड़ दो, उसको नहीं लेना है। और इसका जब गुणनफल करेंगे तो इसका और इसका ये HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF। अब LCM देखिए क्या होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है भैया। LCM, A और B का LCM निकालना हमें। अब देखना LCM आपको क्या करना है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, सभी गुणनखंड को लेना है, सभी को लेना है, दोनों में आए या ना आए, ठीक है। लेकिन 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो जब भी LCM लेंगे तो अधिकतम घात को लेना है आपको। दोनों में अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर भी अधिकतम घात कितनी है, 3 की घात 2। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, दोनों की अधिकतम घात कितनी है, 5, 5 की घात 3। अधिकतम घात कितनी है, 3। कम वाले को नहीं लेना है, कम वाले को लेना है इसमें। अच्छा, और सभी को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। दोनों में आना जरूरी नहीं है, HCF में दोनों में आना जरूरी होता है। 7 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो अधिकतम घात को लेना है। तो अधिकतम घात 1 ही तो है इसकी, तो इसको भी लेंगे हम, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये तो हो गया खत्म। अब 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको भी लेना है आपको। आ गई बात समझ में? ऐसा इसका जब गुणनफल करेंगे, बड़ी सी संख्या आएगी, मैंने बड़ा सा ही क्वेश्चन लिया यहाँ पर, बड़ी संख्या आएगी, वही क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का LCM हो जाएगा, और इनका गुणनफल करेंगे तो वो इन संख्याओं का HCF हो जाएगा। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई है, ठीक है, आ गई ना। तो ये उदाहरण ये पूरा लिख लो आप, ये भी लिखो, नियम है ये वाला 2 संख्याओं का, और
ये एक उदाहरण हमारे पास में है, और इसके बाद में मैं और एक उदाहरण देता हूँ जिससे ये पूरी बातें क्लियर ही हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी टाइप का नहीं रहना चाहिए। ऐसा मैं एक उदाहरण यहाँ पर ले लेता हूँ। एक संख्या है आपके पास में और दूसरी संख्या है बी। अरे ये संख्याओं की जगह, मतलब ए और बी की जगह कोई संख्याएं आपको मिलेगी। हाँ ठीक है, दो संख्या है, इसके गुणनखंड कर दिए मैंने अभाज्य गुणनखंड। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7 की घात 1 कुछ नहीं गुणित 9 नहीं, 9 तो भाज्य है ना, 11, और 2 की घात 1 3 की घात 2 और 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 4 गुणित 13। ऐसा। अब देखना कितना आसान काम है। पहले मैं HCF निकाल रहा हूँ। किसका किसका? HCF किसका किसका? A और B का। तो ऐसा कोष्टक में लिख दिया जाता है, A और B का HCF निकाल रहा हूँ। HCF में क्या करना है आपको? ऐसी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। ये 2 दोनों में आया, हाँ, ये दोनों में आया, हाँ, 5 भी दोनों में आया, हाँ, और 7 यहाँ पर भी है और 7 की घात यहाँ पर भी है, दोनों में उभयनिष्ठ। 11 उभयनिष्ठ नहीं है, छोड़ दो। 13 भी उभयनिष्ठ नहीं है, छोड़ दो। अब क्या निकालना है? HCF निकालना है हमें, HCF। तो HCF में क्या करना है हमें? सबसे पहले इसको देखो, तो इसमें जो कम घात वाला है ना उसको लिखना है। तो कम घात किसकी है भाई? 2 की घात। अरे यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब घात 1 है ना। यहाँ पर किसकी कम घात है? दोनों की तो समान है, तो कम तो किसी को बोल ही नहीं सकते, तो पूरा का पूरा ले लेना है। इसमें कम घात किसकी है? 5 की घात 2। अरे यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 2 है, तो कम है ना भाई ये घात। हाँ, यहाँ 7 की घात 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 7 लिखेंगे हम। 7 की घात 1 वाला लेंगे। यहाँ पर है ही नहीं तो इसको छोड़ देना है। समझ में आ गई बात? अब आसान है ना। हाँ, अब सुनिए। अब अगर मान लिया जाए कि आपको LCM निकालना है, LCM किसका? A और B का। जिसका LCM लिखा जाता है, निकालना होता है, ऐसा कोष्टक में लिख देते हैं हम। इसमें क्या करेंगे? इसको आपको सबको लेते चलना है, ठीक है, सबको लेते हुए चलना है। जो उभयनिष्ठ वाले हैं उनको पहले लिख देता हूँ मैं, है ना। जो उभयनिष्ठ वाले हैं उनको पहले लिख देता हूँ। ये वाला और ये वाला और ये वाला उभयनिष्ठ है। LCM में ज़्यादा घात वालों को लेना है। 2 की घात 3, 3 की घात 2, ज़्यादा वालों को लेना है। तो ये तो बराबर है, तो पूरा लेंगे हम। 5 की घात 3, 7 की घात 4 गुणित, और जो उभयनिष्ठ नहीं है ना उनको भी लेना है। 11 और यहाँ 13। अगर मान लिया जाए यहाँ 11 की घात 5 होता तो यहाँ पर भी 11 की घात 5 हो जाता है। 13 की घात जो भी रहती है उसको भी लिख देते हैं। बस इतना सा काम करना। अब इसका गुणनफल करना है। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा थोड़ी आता है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में आपको 2 संख्याएं दी जाएगी, पहले आपको खुद को गुणनखंड करना है और फिर ये वाले नियम को आपको लगा देना है। तो ये वाली बात नोट कर लेना आप और याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। रटना नहीं, याद रखना है। रटने में और याद रखने में अंतर है। तो हमारे पास में अभी यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ, ठीक है। तो आप अगली क्लास के पहले इसका रिवीजन कर लेना एक बार। जितनी बातें बताई, आगे बढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है, इसका रिवीजन कर लेना। और रिवीजन के बाद में हम अगले वीडियो में इसका उदाहरण करेंगे और उसके अगले वीडियो में, ठीक है, बढ़िया आराम से कर रहे हैं, लेकिन पूरा 100% कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे बालाजी का हो, चाहे NCERT का हो, चाहे KC सिन्हा का हो, चाहे RS अग्रवाल का हो, कोई भी बुक हो, सारे सभी के क्वेश्चन बना सकते हो। आपका बेस तरीके से होना चाहिए, और हम पूरा बेस कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगले वीडियो तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक काम सौंपता हूँ, है। आपको आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कई सारे अलग अलग वो हो गए, उसमें इस वीडियो को आप शेयर कर देना और बच्चों को पता चलेगा।
और ऑडियंस आएगी, मैं और उत्साह के साथ में आपको पढ़ाऊँगा और मज़ा लेंगे। अपन 100% के लिए मैथ से यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में, कुछ बेसिक के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।